हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को आज हम लोग सही ढंग से समझेंगे और इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी बनाएंगे। तो चलिए, आप लोगों ने चैप्टर 2 बहुपद तो पढ़ा ही होगा, उसी से इसको रिलेट करते हैं। आपने जब बहुपद चैप्टर पढ़ा था उसमें पढ़ा था द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद आपने पढ़ा था। क्या होता है, अगर किसी भी बहुपद का घात 2 रहे उसको द्विघात बहुपद बोला जाता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है, एक द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a b c क्या है, तो a b c जो है वो कोई रियल नंबर है, कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है। और यहाँ पे x² और x यानी कि x जो है वो चर राशि है, ठीक है। तो चर राशि यहाँ पे आपको एक ही दिखने मिलेगा। आपने चैप्टर 3 में पढ़ा 2 चर वाले रेखिक समीकरण, उसमें x y 2 मिलते थे। लेकिन द्विघात समीकरण जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें एक ही चर आपको देखने को मिलेगा, x y z कुछ भी हो। अब यहाँ पे a b c जो है उसके बदले कोई नंबर्स हो सकता है, 1 2 5 10 हो सकता है, 0 भी हो, लेकिन a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। तो इस फॉर्म में अगर कोई बहुपद रहे तो उसको हम लोग कहेंगे द्विघात बहुपद। लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण कब बनेगा, जब इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कर दिए तो ये हो गया द्विघात समीकरण। क्योंकि समीकरण का मतलब होता है कि एक तराजू में अगर दोनों साइड सेम चीज़ सेम वेट का या क्या बोलते हैं इसको, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी होना चाहिए, मतलब दोनों और बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो वही काम कर रहा है, क्या है, ax² प्लस bx प्लस c जो जिसका जो वैल्यू होगा और 0 राइट साइड में जो है, मतलब LHS और RHS दोनों बराबर होना चाहिए, तभी इक्वेशन होगा। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो है एक द्विघात समीकरण है और ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, तो आप लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जहाँ पे a b c का वैल्यू क्या होगा, तो a b c एक रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्या होगा, 2 5 10 50 कुछ भी हो सकता है। x क्या है, तो चर राशि है। अब एक चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, मैंने क्या कहा, a b c क्या कोई संख्या है, लेकिन a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसको भी ध्यान रखेंगे। a का मान कभी 0 नहीं होगा। अगर a का मान 0 हो जाए तो 0 इंटू x² 0 हो जाएगा, तो ये x² का टर्म ही गायब हो जाएगा, तो इसका घात जो है 2 नहीं रहेगा, तब ये क्या होगा, एक घात वाला समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे a का मान 0 नहीं हो सकता है, b का मान 0 हो सकता है, c का मान 0 हो सकता है, लेकिन a का मान 0 नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को सीखना है इसमें, ये तो मानक रूप हम लोगों ने देख लिया, अब आपको पहचानना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं, 2x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे एक द्विघात, एक समीकरण आपको दिख रहा है, इसको चेक करना द्विघात है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो x² का कोफिशिएंट है 2x का 3 और ये 5, यानी कि 2 3 और 5 तीनों क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, तो ये तो सही हो रहा है। a इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ a क्या है, x² का जो गुणांक होता है उसको a कहा जाता है, तो a इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब 2 जो है 0 नहीं है। अगला आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक ही चर है और इसका जो घात है वो 2 है, ठीक है। इस तरह से ये जो है एक द्विघात समीकरण है। अब आगे देखेंगे हम लोग, 5x² इक्वल टू 0 अगर दिया है, तो देखिए आपको देखने से लगेगा कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन ये भी एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये ax² प्लस bx प्लस c के रूप में ही है। अब b और c का वैल्यू जो है यहाँ पे 0 है, अब 0 रख दीजिए तो आपको मिल जाएगा। a का वैल्यू 5 रख दीजिए, आप देखिएगा ये इसी रूप में है। सिर्फ और सिर्फ a का मान 0 नहीं हो सकता है, अन्यथा b c दोनों 0 हो सकता है। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। और कैसे चेक करते हैं कुछ और, ये तो आसान था। अब दूसरे टाइप के प्रश्न लेके देखेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए किस किस तरह के प्रश्न रह सकते हैं उन प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 4.1 में दिया हुआ है, x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x -
3, इसको चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। कैसे करेंगे? तो डायरेक्ट आपको नहीं बता देना है, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। आप इसको जब तक एक्सपेंड नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आंसर आप नहीं बता सकते हैं। तो ये x + 1 का होल स्क्वायर है, तो x² + 2ab यानी 2x + 1 हो जाएगा। आगे 2 × x - 2 × 3 यानी कि 6। सबको एक साइड कर लीजिए, तो x² + 2x - 2x + 1 + 6 हो जाएगा जब सभी को लेफ्ट में कर लिया। अब आगे सॉल्व करेंगे, 2x कैंसिल हो जाएगा, x² + 7 = 0। हाँ जी हाँ, ये एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे x² का टर्म तो है, साथ ही साथ यहाँ b का वैल्यू 0 है। उसको आपको देखना नहीं है, सिर्फ x² होना चाहिए। ठीक है, आपको जब बहुपद आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि बहुपद किसको कहते हैं? जब चर का घातांक जो है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो उन चीज़ों को भी आप यहाँ पे याद रखेंगे कि इसका घात जो है 2 होगा, 2 के अलावा कुछ अलग नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे हमेशा, तो आप आसानी से द्विघात समीकरण को पहचान सकते हैं। अब बात है कि सॉल्व कैसे करेंगे, कोई भी द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए 2 विधि है, एक गुणनखंडन विधि जो आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है, और एक है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंडन विधि से सॉल्व करेंगे कोई भी द्विघात समीकरण को। तो चलिए एक प्रश्न हम ले लेते हैं एक्सरसाइज 4.2 से। तो पहला ही क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे 4.2 का। पहला जो क्वेश्चन है फर्स्ट का फर्स्ट, वो है x² - 3x - 10 = 0। तो आप पढ़े होंगे इस एक्सरसाइज को, इस टाइप के प्रश्न को क्लास 9 में। इसमें करना क्या होता है, तो बीच वाले जो टर्म होंगे, यानी कि यहाँ पे -3x, इसको 2 पार्ट में आपको ऐसे तोड़ना है कि फर्स्ट टर्म का गुणांक और थर्ड टर्म का गुणांक, यानी कि थर्ड टर्म दोनों का जो गुणनफल आएगा सेकेंड टर्म को तोड़ने पर उसके गुणनफल भी बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म में x² है, इसका गुणांक क्या है? 1 है। यहाँ पे आप रफ में लिख लीजिएगा, इनटू लास्ट टर्म यानी कि कांस्टेंट टर्म जो है वो -10 है, इसको गुना कर दीजिए, इससे क्या हुआ? -10। तो अब आप सोच लीजिए कि आपको -10 लाना है, किसको तोड़ के? -3 को इस तरह से आप तोड़िए कि -10 मल्टीप्लाई करने पर आ जाए, ठीक है, और जोड़ने पर -3 ही रहे। तो कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं? तो देखिए, अगर हम -3 को 5 + 3 + 2 लिखते हैं, -3 + 2 लिखते हैं, तो आप इसको जोड़ के देखिए -3 आएगा, गुना करके देखिए -10 आएगा। ठीक है, तो ये आसानी से कैसे करेंगे इसके लिए देखिएगा। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म जब मल्टीप्लाई हमने किया -10 आया, तो उसका फैक्टराइजेशन आप कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? 2 × 5 मिलेगा। उसके अलावा क्या मिलता? 5 × 2, दोनों तो एक ही चीज़ है, 1 × 10 मिल सकता है। तो आप 5 × 2 या 1 × 10 के अलावा और कोई फैक्टराइजेशन इसका नहीं होता है। अब देखिए 10 और 1 को जोड़ेंगे 11 होगा, घटाएंगे 9 होगा, तो ना 9 है यहाँ पे ना 11 है, तो इसीलिए ये वाला तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 5 और 2 7 है, तो 7 यहाँ नहीं है, नहीं होगा। घटाइए 5 - 2 3, तो 3 यहाँ पे है। तो इस तरह से आपको चूज करके देखना पड़ेगा कि कौन सा फैक्टराइजेशन चलेगा या किस तरह से बीच वाले टर्म को तोड़ेंगे। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम चूँकि बीच में इक्वल है, इसीलिए दिस इम्प्लाई का साइन यहाँ पे लगेगा। x² तो x² ये रहेगा, बीच वाले टर्म को आपको तोड़ देना है। कैसे? -5 और +2 में। तो -3x को हम लिखेंगे -5x + 2x, और लास्ट वाला टर्म जो -10 है वो -10 ही रहेगा। अब इसको आगे बढ़ाइए, तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड टर्म को एक साथ, थर्ड और फोर्थ टर्म को एक साथ आपको लेना है। इन दोनों में कॉमन हमको x मिल रहा है, तो x कॉमन लेंगे, x -5 हो जाएगा, प्लस इसमें 2 कॉमन है, यहाँ x -5 हो गया, = 0। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ भी x -5, यहाँ भी x -5, तो क्यों ना हम x -5 को एलसीएम ले लें। जब एलसीएम हम लेते हैं तो यहाँ x बचेगा और इसमें 2 बचेगा, = 0। आगे बढ़ाएंगे तो x -5 = 0 एक बार होगा, एक बार x + 2 = 0 होगा। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो x = 5 हो गया और x = -2 हो गया। इस तरह से हमें x का 2 वैल्यू प्राप्त हो चुका है। आप लोगों को पता है कि द्विघात समीकरण का हल अधिक से अधिक 2 होंगे, यानी कि जो चर राशि है उसका मान
अधिक से अधिक 2 हो सकता है, 2 मान हमें प्राप्त हो चुकी है। तो ये गुणनखंडन विधि से हमने द्विघात समीकरण को सॉल्व किया। अब हम लोग एक प्रश्न लेंगे जिसको द्विघाती सूत्र से सॉल्व करेंगे। तो आप लोग चाहें तो इसको लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे जिसको द्विघाती सूत्र से सॉल्व करेंगे। द्विघाती सूत्र में एक चीज़ आपको फिर देखने को मिलेगा, विविधकर। विविधकर मीन्स डिस्क्रिमिनांट जिसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे। और उससे हमें और भी एक चीज़ पता चलता है कि द्विघात समीकरण की प्रकृति मतलब द्विघात समीकरण का जो हल निकलेगा वो किस प्रकार का हल निकलेगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण की प्रकृति को पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो ये जो प्रकृति होती है ये d के द्वारा हमें पता चलता है। d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। अगर d इज़ ग्रेटर देन 0 हो तो मूल की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और असमान। ठीक है, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान मतलब दोनों बराबर नहीं होंगे। जैसा कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, दोनों वास्तविक संख्या था और दोनों का मान अलग अलग था। जब d इज़ इक्वल टू 0 हो तो होगा वास्तविक और समान। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखेंगे, वास्तविक और समान। जब d इज़ लेस देन 0 हो तो काल्पनिक होगा, वास्तविक हल नहीं होंगे, वास्तविक हल नहीं होंगे। ठीक है, जब वास्तविक हल नहीं होंगे तो इसका हल भी नहीं निकलेगा। इन 3 कंडीशन को आपको हमेशा याद रखना है। मूलों की प्रकृति यहीं से आपको पता चल जाएगी। अगर मूल निकलने वाला होगा यानी कि मूल समान होगा और असमान होगा, दोनों कंडीशन में वास्तविक होते हैं, तो आपको मूल फाइंड हो जाएगा। और अन्यथा इस कंडीशन में मूल हम लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं एक प्रश्न को लेके किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.4 का एक प्रश्न हम लोग ले लेंगे अभी, द्विघात समीकरण। तो 4.4 का जो पहला क्वेश्चन हम उसी को लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम है आपका यहाँ पे a b c का वैल्यू लिख लेना। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं a का वैल्यू कितना है, तो x स्क्वायर का गुणांक को a कहा जाता है, 2 है। फिर v क्या है, तो x का गुणांक -3 है। c क्या है, कांस्टेंट टर्म 5 है। तो इस तरह से a b c हमें प्राप्त हो चुकी है। अब आपको सबसे पहले d का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। d मीन्स डिस्क्रिमिनांट, विविधकर इसको कहा जाता है। और d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b का वैल्यू -3 है तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a का वैल्यू 2 है, इंटू c का वैल्यू 5। इसको आगे बढ़ाएंगे, -3 का स्क्वायर यानी कि माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 3 इंटू 3 9। तो ये 9 हो जाएगा, -4 दूना 8। ठीक है, 4 दूना 8 पंचे 40। तो हम देख पा रहे हैं कि 9 - 40 यानी कि -31। एक बार फिर से चेक करके देख लीजिए आप, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू -3 है, c का वैल्यू 5 है। b स्क्वायर -4ac, b का वैल्यू -3 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। तो 5 चौका 20 दूना 40, 3 तिया 9। तो हम देख पा रहे हैं d का जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है। d का वैल्यू 0 से कम है और हमने देखा था जब d का वैल्यू 0 से कम होगा तो इसके वास्तविक हल नहीं होंगे, यानी कि इसका सॉल्यूशन भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे लिख देना है इसके वास्तविक हल नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि इसका अस्तित्व, इसके मूलों की अस्तित्व नहीं होगी, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए एक अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं ताकि आपको और पूरी तरह से क्लियर हो जाए, आप आसानी से चीज़ों को समझ सकें और अपने से क्वेश्चंस को बना सकें। तो उसके लिए हम लोग और एक प्रश्न लेंगे जिसका सॉल्यूशन हो जाए। तो दूसरा प्रश्न हम लोग ले लेते हैं एक्सरसाइज 4.4 का।
तो एक्सरसाइज 4.4 का दूसरा प्रश्न हम लोग लेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, 3x² - 4√3 x + 4 = 0। अब इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम है a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -4√3 और c का वैल्यू 4। अब d का वैल्यू अब फाइंड करेंगे। b² - 4ac होता है, b कितना है -4√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4 × a × c का वैल्यू 4 है। सॉल्व करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा स्क्वायर करने पर, 4 4 16, 16 3 48, 48 हो गया, माइनस 4 4 16 3 48, तो 48 - 48 यानी कि 0। हम देख पा रहे हैं कि d का वैल्यू 0 आ गया। अब d का वैल्यू जब 0 होता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे अतः मूल वास्तविक और समान होंगे। और मूल क्या हो जाएंगे, सो x = x का वैल्यू फाइंड करना ना आपको। फॉर्मूला देखिए, इसको द्विघाती सूत्र कहा जाता है, -b ± √d/2a। ये फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। -b ± √d/2a = आप यहाँ पे माइनस का माइनस लिखेंगे। b का वैल्यू देखिए -4√3, तो -4√3, 2 माइनस एक साथ है इसलिए ब्रैकेट का यूज करना है, फिर प्लस माइनस √d यानी कि √0, क्योंकि d का मान अभी हमने 0 निकाला। फिर 2a है तो 2 × a का वैल्यू 3 हमने प्राप्त किया था। अब इसको सॉल्व कर दिए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3 और प्लस माइनस √0 यानी कि 0 होगा, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बाय 3 दूने 6। अब इसको आगे बढ़ा लीजिए आप, एक बार +0 ± 0, ठीक है, एक बार +0 एक बार -0, तो इसको आप लिख सकते हैं। एक बार प्लस करेंगे फिर भी वही रहेगा, माइनस करेंगे फिर भी, 0 को प्लस माइनस करने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 4√3/6 और दूसरा भी 4√3/6 हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाइए, 6 से ये कटेगा, जी हाँ, 2 से कट जाएगा तो 2√3/3 हो जाएगा, दूसरा 2√3/3 हो जाएगा। इस तरह से दोनों हल आपको प्राप्त हो चुका है। तो इस तरह से ये प्रश्न यहीं पे ख़त्म होता है। तो आज हम लोगों ने देखा द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, उसका मानक रूप कैसे होता है, और उसमें जो क्वांटिटीज़, जो नोटेशन का यूज होता है वो क्या क्या होता है, उसका मान क्या हो सकता है, और a का वैल्यू क्या होगा कि नहीं, सॉल्व कैसे करेंगे। 2 विधि हमने बताया, गुणनखंडन विधि, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके सॉल्व कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने द्विघाती सूत्र में क्या देखा, तो d का विविधकर का वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac, उसमें क्या हमें प्राप्त होता है, तो मूलों की प्रकृति प्राप्त हो जाती है, मूल किस प्रकार के होंगे इस चीज़ का पता चलता है। और लास्ट में हम लोगों ने द्विघात समीकरण देखा, द्विघाती सूत्र का उपयोग किया। x = अब y रहेगा तो y, z रहेगा तो z, = -b ± √d/2a। तो ये हम लोगों ने आज सीखा। अब इन चीज़ों को देख के आप एक्सरसाइज के जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जो भी दिक्कत आएगा कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।